So before we go ahead to the next topic, क्योंकि अगला टॉपिक इट इज कनेक्टेड विथ व्हाट यू हैव लर्न इन द लास्ट सेशन। हमने लास्ट लेक्चर में हीट इंजन इन डिटेल देखा था। तो मैं वेरी क्विकली आई विल फर्स्ट रिवाइज हीट इंजन। तो व्हाट इज द हीट इंजन? हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, और in this process of conversion of heat into work it goes through some stages and performs a cyclic process. तो याद रखना, it is a device which transforms or which converts heat into work and it goes through some stages. और अगर आपको याद होगा तो each stage is called as a stroke, और heat engine is a 4-stroke engine and it performs a cyclic process. अब basically I'll directly come to the important point. हीट इंजन के 3 एलिमेंट्स थे, अगर आपको याद होगा। एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन, सबसे पहला था वर्किंग सब्सटेंस। ये जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है वो वर्किंग सब्सटेंस ही करता है। तो वर्किंग सब्सटेंस ही है जो हॉट रिजर्वायर से, मतलब सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, उसका एक पार्ट कन्वर्ट करेगा वर्क में, और जो रिमेनिंग हीट है जिसका वर्क में कन्वर्जन नहीं हुआ वो रिजेक्ट होता है किसको? सिंक को, मतलब कोल्ड रिजर्वायर को। तो व्हाट इज वर्किंग सब्सटेंस? अगर आपको याद होगा द फर्स्ट एलिमेंट इज वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस इज आइडियल गैस इन एन आइडियल इंजन। Working substance is steam in a steam engine, and working substance is mixture of fuel vapor and air in case of gasoline or diesel engine. याद होना चाहिए, it can be an ideal gas for ideal heat engine. For a practical heat engine, the working substance can be a mixture of fuel vapor and air for gasoline or diesel engine, and steam for steam engine. So if you remember, जो सेकेंड एलिमेंट था वो था हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर। अब ये हॉट रिजर्वायर क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस इन दोनों रिजर्वायर के साथ इंटरैक्ट करता है। हॉट रिजर्वायर से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और कोल्ड रिजर्वायर को वो हीट रिजेक्ट करता है। तो वर्किंग सब्सटेंस इंटरैक्ट्स विद दीज टू रिजर्वायर्स। तो सबसे पहले हॉट रिजर्वायर क्या है? हॉट रिजर्वायर इज अ सोर्स ऑफ हीट। इट इज एट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर and is capable of providing large amount of heat at constant higher temperature. It is also called as source. So hot reservoir is a source of heat. It is at a relatively high temperature, और temperature of the hot reservoir को हम TH से डिनोट करते हैं या फिर T1 से डिनोट करते हैं। And it is capable of providing large amount of heat at constant temperature. मतलब तुम उससे large amount of heat extract कर भी लोगे तो उसका temperature सेम रहेगा। इसको सोर्स भी बोलते हो। सिंक मतलब द वर्किंग सब्सटेंस रिजेक्ट्स द रिमेनिंग हीट। रिमेनिंग हीट मतलब जो हीट उसने हॉट रिजर्वायर से एब्जॉर्ब किया था लेकिन उसका कन्वर्जन वर्क में नहीं हो पाया, उतना हीट, रिमेनिंग हीट। वर्किंग सब्सटेंस रिजेक्ट्स द रिमेनिंग हीट टू द कोल्ड रिजर्वायर एट कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर TC या T2। इट इज कॉल्ड एज सिंक। इसके बाद ये जो वर्किंग सब्सटेंस है इसको तुम एक सिलेंडर में एनक्लोज करते हो, तो तीसरा एलिमेंट है सिलेंडर। द वर्किंग सब्सटेंस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विथ मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। राइट, ये 3 एलिमेंट्स थे, तो ये याद होना चाहिए आपको। देन हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ हीट इंजन। तो यू शुड रिमेंबर नाउ कि ब्लॉक डायग्राम में हम सिर्फ ब्लॉक्स दिखाने वाले हैं। इट इज नॉट द रियल डायग्राम, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंजन। तो एक सिस्टम था, सिस्टम मतलब वर्किंग सब्सटेंस था। वर्किंग सब्सटेंस किसमें एनक्लोज था? एक सिलेंडर में। सिलेंडर वाज फिटेड विद मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। और मैंने आपको कल बताया था कि थिक वॉल मतलब एडियाबैटिक वॉल होता है, मतलब यहाँ से हीट का एक्सचेंज इज नॉट अलाउड, और थिन वॉल या डायाथर्मल होता है, मतलब यहाँ से हीट का एक्सचेंज अलाउड होता है। देन यू हैड अ सोर्स विच इज एट अ हायर टेम्परेचर TH और T1। इसका जो वॉल और इसका जो बेस है वो नॉन कंडक्टिंग है, एडियाबैटिक है, और जो टॉप है वो कंडक्टिंग है, डायाथर्मल है। और एक होता है सिंक। सिंक के भी वॉल्स और बेस दे आर नॉन कंडक्टिंग, एडियाबैटिक। सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर TC और T2, और जो अपर सरफेस है, टॉप सरफेस, दैट इज कंडक्टिंग। और एक था इंसुलेटिंग स्टैंड। अगर आपको ये सारे ब्लॉक्स पता होंगे तब जाके आपको वर्किंग ऑफ हीट इंजन अच्छे से समझेगा, और वो मैंने ऑलरेडी आपको कल बताया है। तो एज आई टोल्ड यू कि ज़्यादा टाइम हम इस पर स्पेंड नहीं करेंगे, इट इज जस्ट अ क्विक रिकैप। तो इफ यू रिमेंबर देयर वर 2 टाइप्स ऑफ हीट इंजन। एक था एक्सटर्नल कंबशन इंजन
एक्सटर्नल कंबशन इंजन में द वर्किंग सब्सटेंस इज हीटेड एक्सटर्नली, एग्जांपल इज स्टीम इंजन। और इंटरनल कंबशन इंजन, इसमें वर्किंग सब्सटेंस इज हीटेड इंटरनली, एग्जांपल गैसोलीन और डीजल इंजन। क्लियर यहाँ तक? देन यू शुड रिमेंबर वर्किंग ऑफ अ हीट इंजन इज अ वेल डिफाइंड सीक्वेंस। मतलब क्या कि यहाँ पे जो स्टेप्स है वो वेल डिफाइंड है, स्टेप नंबर 1 फिर 2 फिर 3, सिक्वेंशली जाना है आपको। तो पहला स्टेप है द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम source, from hot reservoir. Okay, the working substance absorbs heat from a hot reservoir at higher temperature. It converts a part of a heat to work. So the working substance, part of the heat absorbed by the working substance is converted to heat. अब जो heat का work में conversion नहीं हो पाया है, it is rejected to the sink. The remaining part of heat, मतलब the remaining heat is rejected to a cold reservoir at lower temperature. And the clear? फिर इसी को हम लोग, मतलब वर्किंग ऑफ हीट इंजन को हम लोग एक एनर्जी फ्लो डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारा रिपीट करने का रीज़न इतना ही है, रेफ्रिजरेटर आज स्टार्ट करना है। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों सेम है, सिर्फ हीट इंजन हीट का कन्वर्जन वर्क में करता है और रेफ्रिजरेटर में वर्क का कन्वर्जन हीट में होता है। तो आपको ये सब हीट इंजन पता होगा तो रेफ्रिजरेटर समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो एनर्जी फ्लो डायग्राम मतलब क्या, एनर्जी कैसा फ्लो हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, दैट इज एनर्जी फ्लो डायग्राम। तो हीट इंजन आर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय एनर्जी फ्लो डायग्राम। तो याद होना चाहिए हीट इंजन में कौन था, फोर्स, हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर TH और T1, और कौन था, सिंक एट टेम्परेचर TC और T2। देन यू शुड ऑल्सो नो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, हॉट रिजर्वायर से। तो एरो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एरो हॉट रिजर्वायर से बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड्स है, मतलब यहाँ से हीट एब्जॉर्ब हुआ। कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, QH या फिर Q1। उस हीट का एक पार्ट कन्वर्ट हुआ वर्क में, और जो पार्ट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाया वो रिजेक्ट हुआ किसको, सिंक को। और ये एरोज आर सो इम्पॉर्टेंट कि तुमको यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा, QH इक्वल टू W प्लस QC। QH जो एब्जॉर्ब हुआ हीट, उसका एक पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ और दूसरा पार्ट रिजेक्ट हुआ, तो QH इक्वल टू W प्लस QC। करेक्ट, गुड। और ये QH क्या है, इट इज हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स। ये QC क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। ये सारे पैरामीटर तुमको पता है, तो आई विल जस्ट स्किप दिस पार्ट। बाय द वे, वन सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेप्स, कौन से स्टेप्स, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन टू वर्क एंड रिजेक्शन। ये जो वन सिंगल एग्जीक्यूशन है इसको बोलते हो वन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ इंजन। और जब हीट इंजन वर्क करता है तो ये साइकिल्स बार बार रिपीट होते रहते हैं। सेवरल सच साइकिल्स आर रिपीटेड व्हेन अ हीट इंजन वर्क्स। फिर हमने डिफाइन किया थर्मल इफिशिएंसी। थर्मल इफिशिएंसी या इफिशिएंसी इन एनी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिक्स एक ही मतलब होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तुमने इनपुट कितना दिया, तुमको आउटपुट कितना मिला, how much did you give input and what is your output, correct, that is efficiency, good। तो थर्मल इफिशिएंसी यहाँ पे भी वही है, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, वही हीट इंजन का एनर्जी फ्लो डायग्राम, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। आउटपुट कौन था, वर्क, और इनपुट कौन था, हीट। तो इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन बाय द इंजन टू दैट ऑफ इनपुट इन द फॉर्म ऑफ हीट सप्लाई। कितना हीट सप्लाई हुआ, QH। तो यहाँ से एक इक्वेशन भी बन जाएगा आपका। कौन सा इक्वेशन बनेगा, इफ यू लुक एट डायग्राम, मैंने इसलिए बोला ना एनर्जी फ्लो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो QH है, दिस QH इज वर्क डन प्लस QC। तो तुमको मिल जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू QH माइनस QC। तो ये आ गया आपका QH माइनस QC अपॉन QH। तो ये हो गया 1 माइनस QC बाय QH। अब क्योंकि हीट एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो 1 माइनस TC बाय TH। तो ये सारे आ गए आपके थर्मल इफिशिएंसी के फार्मूलाज। QC को तुम Q2 भी बोलते हो, तो 1 माइनस Q2 बाय Q1, और TC को तुम T2 बोलते हो, TH को तुम T1 बोलते हो, तो 1 माइनस T2 बाय T1, दैट इज थर्मल इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। और इफिशिएंसी ये, this is a parameter which you can use to compare two engines.
कितना इनपुट था और फॉर अ गिवन इनपुट कितना आउटपुट था। अगर मेरे पास दो इंजन है, दोनों को मैंने इनपुट सेम दिया, एक में आउटपुट ज़्यादा मिला और एक में कम मिला, तो विच इज़ अ बेटर इंजन विथ मोर आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंजन का एफिशिएंसी 0.7 है, दूसरे का 0.8 है, 0.7 एफिशिएंसी मतलब 70% एफिशिएंसी, मतलब जितना भी हीट दिया था सिर्फ 70% कन्वर्ट हुआ है वर्क में। और 0.8 मतलब 80% एफिशिएंसी, मतलब जितना भी हमने हीट इनपुट दिया था उसका 80% कन्वर्ट हुआ है वर्क में। तो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इफिशिएंसी होना चाहिए, सो दैट फॉर अ गिवन हीट मोर इज द वर्क आउटपुट। गुड। फिर हमने इसी हीट इंजन के एक साइकिल को पीवी डायग्राम पे शो किया था। और याद रखना, मैंने सबसे पहले इसलिए बोला हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क एंड इट गोज थ्रू सम स्टेजेस। तो ये 4 स्टेजेस है एंड द प्रोसेस इज साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल स्टेट होता है वही फाइनल स्टेट होता है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो स्टार्ट होता है ए पॉइंट पे। और याद रखो, ये एक जनरल हीट इंजन है। हीट इंजन अलग अलग टाइप के होते हैं, हर एक में यही चार यही चार सेम पार्ट्स होंगे ऐसा नहीं है। तो पीवी डायग्राम सब इंजन का सेम होगा ऐसा भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक जनरल हीट इंजन है। हमको आगे जाके 2 इंजन और देखने हैं, एक है कार्नोट और एक है स्टर्लिंग इंजन। तो ये सिर्फ सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल आइडिया है, राइट। और अगर आपको याद होगा, हीट इंजन के 3 स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 1 हीट एब्जॉर्प्शन, स्टेप नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड स्टेप नंबर 3 हीट रिजेक्शन। तो कोई भी हीट इंजन हो, उसके पीवी डायग्राम में ये 3 स्टेप दिखेंगे ही दिखेंगे। और एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो स्टेप एक्स्ट्रा क्यों बताता हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुआ? ए से। ए से मतलब तुमने सिलेंडर को अब उठा के रख दिया सोर्स के ऊपर। सिलेंडर के अंदर कौन है? वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या है? कम। टेम्परेचर ज़्यादा किसका है? सोर्स का। और तुम पिस्टन को मूव नहीं होने देने वाले हो। अगर पिस्टन मूव नहीं होता है तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और एनी प्रोसेस दैट ऑकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक। तो वर्क डन इज जीरो, राइट। तो हीट हीट सोर्स से कहाँ पे आया? वर्किंग सब्सटेंस में। वॉल्यूम कांस्टेंट था, टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। गिलुजैक्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यू सी, यहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू द वर्किंग सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ते गया। कहाँ तक बढ़ते गया? बी तक। तो ए टू बी ये जो पार्ट है, इट इंडिकेट्स हीट एब्जॉर्प्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक। फिर तुमने उस सिलेंडर को रख दिया किसके ऊपर? स्टैंड के ऊपर। स्टैंड क्या था? इंसुलेटिंग, मतलब नॉन कंडक्टिंग। मतलब अब हीट ना सिस्टम में आएगा ना सिस्टम से बाहर जाएगा। लेकिन अब पिस्टन को तुम ऊपर मूव होने दे रहे हो, तो वर्क इज डन बाय द गैस। वर्क इज डन बाय द गैस। पिस्टन ऊपर मूव होना, वॉल्यूम बढ़ना, तो प्रेशर कम होना। और वॉल्यूम बढ़ता है, पिस्टन ऊपर मूव होता है, तो वर्क डन बाय द गैस होता है। तो बी टू सी, यू सी, बी टू सी वर्क डन बाय गैस। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, बराबर। अब आपने इस सिलेंडर को उठा के सिंक पे रख दिया और आप अभी वॉल्यूम को वापस से कांस्टेंट करने वाले हो, पिस्टन को मूव नहीं होने देने वाले हो। वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर ज़्यादा है, सिंक का कम है, वॉल्यूम फिक्स है। हीट कहाँ से कहाँ जाएगा? वर्किंग सब्सटेंस से सिंक। टेम्परेचर कम होगा क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस हीट को लूज कर रहा है, राइट। तो टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर भी कम होगा। तो प्रेशर कम हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है टू द सिंक। हो गया। तो आइडियली स्पीकिंग जो 3 वेल डिफाइंड सीक्वेंस थे वो तीनों हो गए। हीट एब्जॉर्प्शन, वर्क डन बाय द गैस एंड हीट रिजेक्शन। बट प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोसेस साइक्लिक है। साइक्लिक प्रोसेस में
सिस्टम को वापस से इनिशियल स्टेट पे जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि पहले केस में जब तुम हीट एब्जॉर्ब करवा रहे थे तो पिस्टन मूव नहीं हो रहा था, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट था। फिर तुमने जब स्टैंड के ऊपर रखा, पिस्टन ऊपर गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। और फिर तुमने सिलेंडर को सिंक पे रखा, वापस से तुमने पिस्टन को मूव होने नहीं दिया। तो इनिशियल फेज से अगर तुम देखते हो तो वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर कम है, तो हमको वॉल्यूम वापस से कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वापस से इनिशियल स्टेट पे जाना है। तो सिलेंडर को उठा के रख दे वापस से स्टैंड पे, और पिस्टन को तुम नीचे पुश कर रहे हो, मतलब वर्क इज ऑन द गैस। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। कब तक ऐसा करोगे? जब तक वापस से कौन सा स्टेट नहीं आता, इनिशियल स्टेट। ये हो गया आपका वन ऑपरेटिंग साइकिल। और क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन इन वन साइकिल इज एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप, राइट? करेक्ट। हमने यहाँ तक कल देखा था। अब इसके आगे, और ये इम्पोर्टेंट था, दिस इज इम्पोर्टेंट। Note, this is a PV diagram of a general heat engine. There are different ways of operating a heat engine. अब हम आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स। अगर आपको हीट इंजन अच्छे से समझा है तो रेफ्रिजरेटर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है या फिर फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा हेवी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें उल्टे उल्टे होने वाले हैं अब। तो refrigerators and heat pumps are heat engines that work in backward direction। मतलब रेफ्रिजरेटर और हीट पंप ये हीट इंजन ही है, बट दे आर वर्किंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या? अगर हीट इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा था तो तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप वर्क को हीट में कन्वर्ट करेंगे। दे कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इनटू हीट, बराबर? गुड। देन रेफ्रिजरेटर जब तुम नाम सुनते हो तो कुछ एक थोड़ा सा रफ आइडिया तो मिल जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर? जब आपको एक छोटे से चेम्बर को कोल्ड करना हो, कूल करना हो, दैट इज रेफ्रिजरेटर। मतलब तुम एक छोटे से चेम्बर से हीट को निकालोगे, हीट को निकालोगे और कहाँ डालोगे? तुम पहले क्या कर रहे थे? तुम हॉट रिजर्वायर से, सोर्स से हीट ले रहे थे और सिंक को दे रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे ना? हीट लिया, वर्क में कन्वर्ट किया, बचा हुआ सिंक को दिया। नेचुरली हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन, मतलब हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। लेकिन रेफ्रिजरेटर में तुम क्या कर रहे हो? तुम कोल्डर रीजन में से ही हीट निकालते जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ये फॉर एग्जाम्पल एसी को टर्न ऑन करता हूँ, बटन चालू कर दो वहाँ से स्विच। इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। अब इस स्टेज पे जब ये एसी टर्न ऑफ है तो आइडियली स्पीकिंग बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर मोर और लेस सेम है, करेक्ट? गुड। और अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट अपने आप ही अंदर आएगा, क्योंकि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, राइट? अब अगर मुझे अंदर का चेम्बर कूल करना है, राइट, तो हमको एसी या रेफ्रिजरेटर यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नेचुरली स्पीकिंग हीट कैनॉट फ्लो ऑन इट्स ओन फ्रॉम कोल्डर रीजन टू हॉटर रीजन, फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, राइट? तो हमको कोल्डर बॉडी से अगर हीट को हॉटर बॉडी में फ्लो करवाना है तो वो कैसे करते हैं, पहले वो देखना पड़ेगा। फिर आएंगे रेफ्रिजरेटर पे, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में तुम यही करते हो, कोल्डर रीजन को और कोल्ड करते हो। तो लेट अस सी हाउ कैन वी मेक हीट फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर रीजन टू अ हॉटर रीजन, बराबर? करेक्ट यहाँ तक? तो रेफ्रिजरेटर में क्या सीखना है? हाउ टू मेक हीट फ्लो फ्रॉम कोल्डर रीजन टू हॉटर रीजन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमने अब तक जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ देखा। अब इट इज टाइम फॉर अस टू इंट्रोड्यूस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में फिलहाल सिर्फ बेसिक लेवल पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एडवांस लेवल पे कल या परसों हो जाएगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बताता ही ये है, वी नो दैट हीट कैन फ्लो ऑन इट्स ओन फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन।
but heat cannot flow on its own from colder region to hotter region. Heat cannot flow from a region of lower temperature to region of higher temperature on its own. अपने आप तो हीट लोअर टेम्परेचर रीजन से हायर टेम्परेचर रीजन में जाएगा नहीं, बट वेट वी कैन फोर्स द हीट टू फ्लो from a region of lower temperature to a region of higher temperature by doing work on the system, right? Correct? पक्का? तो हीट अपने आप हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में जाता है, लेकिन कोल्डर रीजन से हॉटर में आता है क्या? अपने आप नहीं आता है. तो वी कैन फोर्स द हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्डर रीजन टू हॉटर रीजन, मतलब वी कैन फोर्स द हीट टू फ्लो फ्रॉम a region of lower temperature to a region of higher temperature by doing work on the system. याद रखना आप. Good. So refrigerators or air conditioners and heat pumps are heat engines which force the heat to flow from cold region to hot region. Right? Good. तो अब before I go ahead with more theory, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है. स्कीमेटिक डायग्राम वो डायग्राम होता है जो तुमको एक रफ आइडिया देता है कि हो क्या रहा है. तो रफ आइडिया दे रहा है तुमको क्या हो रहा है. देखो, एक रीजन कोल्ड रीजन है, दूसरा रीजन हॉट रीजन है, और यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा एक पार्टीशन, मतलब कोल्ड रीजन और हॉट रीजन को सेपरेट करने वाला ये एक पार्टीशन है. हमारे केस में दीवार, अंदर कोल्ड रीजन है, बाहर हॉट रीजन है. रेफ्रिजरेटर के केस में रेफ्रिजरेटर का बॉडी, अंदर कोल्ड रीजन है और बाहर हॉट रीजन है. और इफ यू सी हॉट रीजन और कोल्ड रीजन में तुमको जो ट्यूब दिख रहा होगा, ये ट्यूब है ना, ट्यूब दिख रहा है. इस ट्यूब में एक फ्लूइड है. मैंने लिक्विड या गैस या वर्ड यूज नहीं किया, वो मैं करूंगा, क्योंकि फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैस, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज अ फ्लूइड. तो ये जो ट्यूब है इसमें एक फ्लूइड फ्लो होता रहता है. वो कभी लिक्विड बन जाएगा, कभी गैस बन जाएगा, कभी लिक्विड बन जाएगा, कभी गैस बन जाएगा. ऐसे मैंने क्या बोला, फ्लूइड फ्लो होता है. उस फ्लूइड का नाम है रेफ्रिजरेंट. क्या बोलते हैं उसको? तो रेफ्रिजरेंट. और हमारे नॉर्मल डे टू डे भाषा में गैस. हम बोलते हैं ना एसी काम नहीं कर रहा, रेफ्रिजरेटर भी ठंडा नहीं कर रहा, तो फिर लोग बोलते हैं अरे गैस उड़ गया होगा, गैस भरा हो वापस से. तो गैस मतलब रेफ्रिजरेंट. ये होते हैं फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो देखते हैं बाद में. लुक, अब इशू ये है कि तुमको कोल्ड रीजन से हीट को एक्सट्रैक्ट करना है और हॉटर रीजन में रिजेक्ट करना है. तो अपने आप तो होगा नहीं, तो हमको कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा. वो प्रोसेस क्या है? हम लोग कोल्ड रीजन को और कोल्ड करना है, तो कोल्ड रीजन से हीट को बाहर निकालना है. मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है? कोल्ड रीजन से. और रिजेक्शन कहाँ हो रहा है? हॉट. देखो लिखा है कैसा, हीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम कोल्ड रीजन और हीट रिजेक्शन टू हॉट रीजन. हीट इंजन में उल्टा था. हीट वॉज एब्जॉर्ब फ्रॉम हॉट रिजर्वायर सोर्स एंड रिजेक्टेड टू कोल्ड रिजर्वायर. से यहाँ उल्टा है. हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर नहीं बोलते, कोल्ड रीजन एंड रिजेक्टेड टू हॉट रीजन. अपने आप होगा नहीं. तो अपने आप नहीं होगा तो फिर हम लोग हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कोल्ड रीजन से जो फ्लूइड है उसका क्या करवाते हैं? एक्सपांशन. और क्या करवाते हैं? फोर्स्ड वेपराइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपराइजेशन? व्हेन यू कन्वर्ट लिक्विड टू अ गैस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन. व्हाट इज कंडेंसेशन? व्हेन यू कन्वर्ट गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन. तो हीट को अगर कोल्ड रीजन से एब्जॉर्ब करना है तो हम उस फ्लूइड का मतलब लिक्विड का क्या करते हैं? फोर्स्ड वेपराइजेशन. मतलब हम उस लिक्विड को जबरदस्ती कन्वर्ट करवाते हैं किसमें? गैस में, हीट एब्जॉर्ब करवाने के लिए. एग्जैक्ट प्रोसेस हम सीखेंगे, लेकिन टेम्परली सिर्फ एक रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए. गुड. और हीट रिजेक्शन के टाइम पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? एक्सपांशन. तो यहाँ क्या करेंगे? कंप्रेशन. यहाँ पे क्या था? फोर्स वेपराइजेशन. तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स कंडेंसेशन. तो जिस रीजन में तुमको हीट को रिजेक्ट करना है वहां पे क्या हो रहा है? फोर्स कंडेंसेशन. क्या हो रहा है? फोर्स कंडेंसेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन? टू कन्वर्ट गैस बैक टू लिक्विड. बराबर. ये तो
ये तो होता ही रहता है। गर्मियों में सरफेस वाटर, पानी इवापोरेट होता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो टेम्परेचर कम होता जाता है, इट बिकम्स कोल्डर एंड कोल्डर। वाटर के जो वेपर के जो मॉलिक्यूल्स है दे कम टुगेदर एंड दे कंडेंस। वेपर का वापस पानी बन गया, वही क्लाउड से वापस आ गया, चलता रहता है ये। तो यहाँ पे भी वैसा ही चलता रहता है, फोर्स वेपराइजेशन, फोर्स कंडेंसेशन, फोर्स वेपराइजेशन, फोर्स कंडेंसेशन। अब बिफोर आई गो अहेड विद दिस, एक चीज़ और मुझे आपसे पता करके लेना है। वेपराइजेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, बराबर, सही है। तो इस केस में प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा कि डिक्रीज करना पड़ेगा? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा कि इंक्रीज करना पड़ेगा? जो भी चैप्टर, जैसे 11 में चैप्टर नंबर 6 था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसके बाद था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके बाद था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, फिर अभी 12th में था थर्मल प्रॉपर्टी, सॉरी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। जब जब ये मैटर वाले चैप्टर आते हैं तब तब मैं हर बार पहले लेक्चर में बताता हूँ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। हर बार बोलता हूँ मैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। हाँ, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, पता है, मतलब वॉल्यूम। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप, पता है। गैस नीदर हैव डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, पता है। यू आर सेइंग समथिंग, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। तो सॉलिड के केस में डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल। जहाँ पे पार्टिकल पार्टिकल का डिस्टेंस कम हो, प्रेशर ज़्यादा होता है। लिक्विड में डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन सॉलिड्स, और गैसेस में डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। डिस्टेंस ज़्यादा मतलब प्रेशर कम, और डिस्टेंस कम मतलब प्रेशर ज़्यादा। अब लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, तुमको अगर वेपराइजेशन करवाना है, मतलब तुमको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, मतलब तुमको मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ाना है, मतलब प्रेशर क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। और जब कंडेंसेशन करना है तो इंक्रीज। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये जो हम लोग हीट का एब्जॉर्प्शन करते हैं कोल्डर रीजन से और जो रिजेक्ट करते हैं हॉटर रीजन को, दिस इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ अ फेज चेंज। फेज चेंज मतलब लिक्विड का गैस, गैस का लिक्विड, लिक्विड का गैस, गैस का लिक्विड ऑफ अ फ्लूइड। तो the extraction of heat from cold region and rejection to the hot region is achieved with the help of phase change of a fluid known as refrigerant. तो रेफ्रिजरेंट को हम लोग कन्वर्ट करवाते रहते हैं, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। द रेफ्रिजरेंट इज फोर्स्ड फोर्स्ड टू इवापोरेट मतलब वेपराइज, एंड टू कंडेंस, एंड टू कंडेंस। इवापोरेट करना मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, वो तब होगा जब प्रेशर डिक्रीज होगा। सो इट इज फोर्स टू इवापोरेट एंड देन कंडेंस बाय सक्सेसिवली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो इवापोरेट हुआ, मतलब लिक्विड का गैस बना, बराबर। प्रेशर इंक्रीज हुआ तो कंडेंस हुआ, मतलब गैस का वापस से लिक्विड बना। यहाँ तक क्लियर? तो रेफ्रिजरेंट ना, ये लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस ऐसा होता रहेगा। और सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, थर्मोडायनामिक्स में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड जाता है रेफ्रिजरेटर। एक्चुअली बहुत इजी है बट डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि हमने हीट इंजन पहले सीख लिया ना, तो हमारा ब्रेन ट्यून हो गया हीट इंजन के साथ। अब उसका उल्टा प्रोसेस समझ जाए तो कंफ्यूजन होने वाला है फिर। तो एनीवे, सब ध्यान देना। रेफ्रिजरेंट एक्सट्रैक्ट्स हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऐसा है, वेपराइजेशन मतलब लिक्विड का गैस में कन्वर्जन अपने आप होगा क्या? नहीं, उसको क्या लगेगा? हीट। तो रेफ्रिजरेंट क्या करता है? रेफ्रिजरेंट कोल्डर रीजन में जो भी हीट है वो एक्सट्रैक्ट करता है, और वो हीट एक्सट्रैक्ट करके लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज वेपराइजेशन, एंड द हीट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन।
So refrigerant extracts heat of evaporation from the cold region and rejects the heat to the hot region. बराबर, good, another clear. Then फिगर शोज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफरिंग. ठीक है, वो जो तुमको मैंने डायग्राम बताया वो तुमको बेसिकली बता रहा है कि हो क्या रहा है. हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लिक्विड का वेपराइजेशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, और फिर बाहर आके हीट का रिजेक्शन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, पूरा पिक्चर अभी आएगा. ये डायग्राम को मैं चेंज करने वाला हूँ, ये सिर्फ स्कीमेटिक है, अभी पूरा डायग्राम बाकी है. देन हीट फ्रॉम द कोल्ड रीजन इज कैरिड टू द हॉट रीजन बाय द रेफ्रिजरेंट. यहाँ से हीट तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन बाहर कौन लाएगा? रेफ्रिजरेंट लाएगा, है ना, करेक्ट. और फिर वो जो हीट है वो किसको रिजेक्ट कर देगा? हॉटर रीजन को. द हीट ऑफ इवापोरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट दस एब्जॉर्ब्ड इज रिजेक्टेड बाय कंडेंसिंग एंड कंप्रेसिंग इट इनटू लिक्विड एट हायर टेम्परेचर. अब ये याद रखना सब. गुड. अब ये सारा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? हीट का एब्जॉर्प्शन कोल्डर रीजन से और उसके बाद रिजेक्शन हॉटर रीजन को. ये प्रोसेस में अपने आप तो नहीं होगा, तो कौन करता है? कंप्रेसर. कौन करता है? कंप्रेसर. और एक ट्यूब है, जिस ट्यूब में कौन फ्लो हो रहा है? रेफ्रिजरेंट. अभी याद रखना, याद रखना. अब हम लोग थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे रेफ्रिजरेटर के डायग्राम से. अब पहले हम लोग रेफ्रिजरेशन ये क्या समझ लेंगे. व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? इफ आई टेल यू, मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन. फ्रिज, रेफ्रिजरेटर हर कोई यूज करता है, ऑलमोस्ट सब सबके घर में होगा. लेकिन मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ cooling a space or substance of a system and to maintain it below an ambient temperature. रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ स्पेस. जैसे अभी एसी क्या कर रहा है? इस स्पेस को कूल कर रहा है, बराबर. एसी बंद कर दी तो थोड़ी देर में क्या होगा? टेम्परेचर विल बी सेम एज दैट ऑफ आउटसाइड. तो एसी या रेफ्रिजरेटर का काम सिर्फ कूलिंग का है क्या? नहीं, उसका काम है कि कूलिंग तो करना है, लेकिन जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर को मेंटेन भी करना है. तो रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ स्पेस और सब्सटेंस ऑफ द सिस्टम. ऐसा क्यों बोला है? तुम रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या रखते हो? सब्सटेंस रखते हो ना. टोमेटो, पोटैटो, फ्रूट्स, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, ये सब सब्सटेंस है ना. तो ये सारे सब्सटेंस का टेम्परेचर कम करना और उसको सराउंडिंग मतलब एम्बियंट टेम्परेचर से कम पे मेंटेन रखना, इसको बोलते हो रेफ्रिजरेशन, राइट. पक्का. अब बोला ना डायग्राम चेंज हो गया चेंज. तो पिछला डायग्राम और अब इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है? ये थोड़ा डिटेल डायग्राम है. वहां पे भी एक कोल्ड रीजन था, यहाँ पे भी एक कोल्ड रीजन है. कोल्ड रीजन कौन होता है? इनसाइड रेफ्रिजरेटर. और हॉट रीजन कौन होता है? आउटसाइड रेफ्रिजरेटर. तो ये इनसाइड फ्रिज के अंदर का पार्ट जो कोल्ड है और बाहर कौन है? हॉट है. और अगर आपको याद होगा तो वो ट्यूब्स थे जिसमें से रेफ्रिजरेंट पास होता रहेगा. तो यहाँ पे भी ट्यूब्स जिसमें से क्या पास हो रहा है? रेफ्रिजरेंट. सही है, गुड गुड. देन देन ये जो रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस है ना, इसको और एक नाम है, क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल कूलिंग. अब ये जो रेफ्रिजरेटर है इट एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम अ कोल्ड रीजन, मतलब इनसाइड द रेफ्रिजरेटर. यहाँ से हीट निकालना है इनसाइड द चेम्बर. और कहाँ रिजेक्ट करना है? सराउंडिंग को. कभी अभी क्लास के बाद घर पे जाओगे, घर पे जाके आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, उसके पीछे खड़े रह के देखो, हीट है ना. क्यों हीट? क्योंकि वो हीट अंदर से एक्सट्रैक्ट करके सराउंडिंग को डिलीवर हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, डिलीवर्स टू द सराउंडिंग. अब इस प्रोसेस में रेफ्रिजरेशन का जो प्रोसेस है, इसमें रेफ्रिजरेटर इज द मशीन दैट यू यूज. इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. नंबर 1 इज कंप्रेसर. सुना है वर्ड? सुना ही होगा. रेफ्रिजरेटर में भी कंप्रेसर होता है और एसी में भी कंप्रेसर होता है. सिर्फ एसी में जो कंप्रेसर यूनिट होता है ना, वो बाहर लगाते हैं हम, बिल्डिंग के बाहर, आउटसाइड, राइट. क्यों? कंप्रेसर थ्रोज हीट
तुम रेफ्रिजरेटर में छोटे से चेंबर को कूल कर रहे हो, और तुमने ही बोला कि अगर रेफ्रिजरेटर के पीछे आके खड़े रहे तो क्या लगता है, हीट। एसी में तुम इतने बड़े बड़े हॉल को कूल कर रहे हो, और उसका कंप्रेसर कितना ज़्यादा हीट थ्रो करेगा फिर। और उसको घर के अंदर लगा दिया, मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो कि एसी ठंडा भी कर रहा है और उसका कंप्रेसर गर्म भी कर रहा है। इसके लिए वो हीट जो है वो सराउंडिंग में थ्रो होना चाहिए। इसलिए एसी का जो एक यूनिट होता है उसको आउटडोर बोलते हैं, आउटडोर, दरवाजे के बाहर। उसका काम अंदर नहीं है, नहीं तो ठंडा होगा नहीं, गर्म हो जाएगा उल्टा। गुड। देन इफेक्टिवली नल एंड वॉइड, कूलिंग किया, हीटिंग किया, बात खत्म हो गई, नलीफाई हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, एक्सपांशन वॉल। अब एक्सपांशन वॉल क्यों, अभी तो बोला, क्या बोला, एक्सपांशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, फोर्स्ड इवापोरेशन के लिए। लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है, गैस में। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर क्या करना पड़ता है, डिक्रीज। डिक्रीज कब होता है, जब एक्सपांशन ऑफ गैस हो। एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा ना। देन तीसरा एक एलिमेंट है विच इज क्लोज ट्यूब। जो क्लोज ट्यूब है इट कैरीज द रेफ्रिजरेंट। यहाँ तक क्लियर, पक्का। अब ये पूरा एक एक करके समझ लेते हैं। पार्ट ऑफ द कूलिंग ट्यूब, कूलिंग ट्यूब वो ट्यूब है जिसमें से रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है। पार्ट ऑफ दिस कूलिंग ट्यूब इज इनसाइड द रीजन which is to be cooled, right, which is at a lower temperature and lower pressure. तो अगर तुम डायग्राम देख रहे हो तो कूलिंग ट्यूब का एक पार्ट कहाँ है, उस रीजन के अंदर है, जिसको तुमको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, कोल्ड करना है, मतलब जिसका तुमको टेम्परेचर कम करना है। वैसे भाई द वे ये अंदर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम है, क्या है, कम है, लिखा है ना, विच इज एट लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। तो इस कूलिंग ट्यूब का जितना पार्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर है उसके दो नाम है। एक तो कूलिंग कॉइल बोलते हो, क्या बोलते हो, कूलिंग कॉइल, या फिर इवापोरेटर कॉइल, या फिर इवापोरेटर कॉइल। कूलिंग कॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कॉइल में से जब लिक्विड मतलब रेफ्रिजरेटर पास होगा, रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करके आएगा, अंदर से हीट को लेके बाहर आएगा। तो अंदर क्या करके आया, कूलिंग, इसलिए क्या बोलते हैं, कूलिंग कॉइल। और इस प्रोसेस में लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में। तो क्या हुआ, इवापोरेशन, इसलिए क्या बोलते हैं, इवापोरेटर कॉइल। बराबर, तो दोनों नाम है उसके। तो जितना कूलिंग कॉइल का मतलब कूलिंग ट्यूब का जितना पार्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर है उसको या तुम कूलिंग कॉइल बोल दो या फिर तुम इसको इवापोरेटर कॉइल बोल दो। अब याद रखने के लिए, क्योंकि आगे जाके इसका उल्टा ऑपरेशन भी देखना है हमको, तो याद रखने के लिए जो रीजन को कोल्ड करना होता है उसमें जो ट्यूब का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हो, कूलिंग कॉइल। क्या बोलते हो, कूलिंग कॉइल या फिर इवापोरेटर कॉइल, राइट। तो अभी एसी का एग्जांपल लेते हैं। इस एसी में भी ऐसे ट्यूब्स होते हैं, और उस ट्यूब का एक पार्ट अंदर की तरफ है, एक पार्ट बाहर की तरफ है। जो अंदर की तरफ है, कूलिंग अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है, अंदर। तो जो अंदर की तरफ है उसको क्या नाम देंगे, कूलिंग कॉइल। और जो बाहर है उसको कंडेंसर कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसिंग कॉइल, कंडेंसर कॉइल, कंडेंसिंग कॉइल बोल दो, ठीक है, राइट, करेक्ट। तो जिस रीजन को कोल्ड करना है वहां पे कौन सा कॉइल चाहिए, कंडेंसिंग की कूलिंग, मतलब इवापोरेटर कॉइल। सही है, पक्का भी याद रखना, एग्जाम में आएगा आपको। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्यूब, रिमेनिंग पार्ट जो अंदर नहीं बाहर है, इज एक्सपोज टू द सराउंडिंग। देख रहे हैं ना, ये बाहर वाला पार्ट इट इज एक्सपोज टू द सराउंडिंग विच इज एट हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर। तो अंदर टेम्परेचर और प्रेशर लो है और बाहर हाई है, करेक्ट। और मैंने बोला था रेफ्रिजरेंट मतलब कौन, अ फ्लूइड सच एज फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। अब हम लोग एनर्जी फ्लो डायग्राम समझ लेते हैं इसका भी। हीट इंजन का एनर्जी फ्लो डायग्राम याद होगा तो तुमको इसका भी अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हीट इंजन में एक होता है हॉट रिजर्वायर, है ना, एक होता है कोल्ड रिजर्वायर, करेक्ट। यहाँ पे भी वैसा ही है, एक है हॉट रीजन
which is at a temperature of TH और T1, एक है cold region which is at a temperature of TC और T2। हीट इंजन में तुम हीट इंजन में तुम हॉट रिजर्वायर से हीट को एब्जॉर्ब करते हो, उसके एक पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करते हो, बचे हुए को सिंक में रिजेक्ट करते हो। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे तुम कोल्ड रीजन से हीट को बाहर निकालोगे। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने तुमको क्या बताया? कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में हीट अपने आप जाएगा क्या? अच्छा है, नहीं जाएगा। नहीं तो तुम और हम जिंदा नहीं रहते ना। क्यों? अभी समझ लो घर में एसी नहीं भी है, लेकिन घर तो बनाया, घर बनाया तो वॉल्स और स्लैब डाला। जैसे तुमने वॉल और स्लैब डाला, मतलब अंदर का टेम्परेचर बाहर के कंपेरिजन में थोड़ा सा तो कम हो गया। हो सकता है बाहर 40 डिग्री है तो अंदर 38 है। और अगर नेचुरली हीट कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन में फ्लो होता तो पता है क्या होता? अंदर से हीट कंटिन्यूअसली बाहर जाता, क्योंकि अंदर कोल्डर है और बाहर हॉटर है ना? जाता 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 जाते रहता। तो नेगेटिव टेम्परेचर हो जाते हैं, कैसे जियोगे तुम? फ्रीजिंग हो जाएगा अंदर। तो हमारे लिए अच्छा है कि नेचुरली हीट डज नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉटर रीजन। गुड फॉर अस, गुड फॉर आवर सर्वाइवल ऑल्सो। तो याद रखना ये। तो अब मुझे कोल्डर रीजन से हीट को एक्सट्रैक्ट करना है, और कहाँ रिजेक्ट करना है? हॉट रीजन। अपने आप तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना अपने आप, तो हमको वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे वर्क इनपुट है और हीट आउटपुट है। हीट इंजन में उल्टा था, क्या था? वर्क आउटपुट था और हीट इनपुट था। तो अगर आपको QC अमाउंट ऑफ हीट कोल्ड रीजन से एब्जॉर्ब एक्सट्रैक्ट करना है, तो तुमने W वर्क किया, तो ये वर्क W और हीट QC दोनों मिलके किसको गए? हॉट रीजन को। तो इक्वेशन तो सेम बन गया। पहले भी इक्वेशन जो था वही है, सिर्फ एरो उल्टे हो गए। पहले इक्वेशन क्या था, याद है आपको? QH इक्वल्स टू W प्लस QC। तो अभी भी तो वही है, W प्लस QC इक्वल्स टू QH, राइट? ये हो गया एनर्जी फ्लो डायग्राम आपका। अब जैसे मैंने आपको बोला, हीट इंजन गोज थ्रू सम वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, बराबर। और वो जो वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को जब तुमने पीवी डायग्राम पे प्लॉट किया, तो 4 पार्ट्स बन गए: आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। आइसोकोरिक मतलब हीट एब्जॉर्प्शन, वर्क डन बाय द गैस; हीट रिजेक्शन, वर्क डन ऑन द गैस। तो यहाँ पे भी 4 स्ट्रोक है। नंबर 1 इज एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन। अब जो मैं बोल रहा हूँ और याद रहेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ तुमको याद ही रहेगा, बोलोगे नहीं तुम, लेकिन ध्यान दोगे तो। पहले पूरा प्रोसेस को समराइज कर लो। पूरा प्रोसेस क्या है? कोल्ड रीजन से हीट निकालना है, हॉट रीजन में रिजेक्ट करना है। दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ द पिक्चर। मतलब इतना ही काम है, इतना ही काम है। गुड। प्रॉब्लम क्या है? ये हीट एब्जॉर्प्शन और हीट रिजेक्शन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? फ्लूइड। उसका नाम क्या था? रेफ्रिजरेंट। वेरी गुड, सही है, एकदम सही है, करेक्ट। अगर रेफ्रिजरेंट को, फ्लूइड को कोल्डर रीजन से हीट एब्जॉर्ब करना है, हीट एब्जॉर्ब करना है, तो नेचुरली हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू। इसका मतलब जब रेफ्रिजरेंट चेंबर के अंदर है, तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर चेंबर के सराउंडिंग टेम्परेचर से कम होना चाहिए। मतलब रेफ्रिजरेंट शुड बी कोल्ड। तब जाके तब जाके जो फ्रिज के अंदर के सब्सटेंस थे, वहाँ का हीट किसके पास फ्लो होगा? किसके पास फ्लो होगा? किसके पास फ्लो होगा? रेफ्रिजरेंट का क्या काम है? हीट एब्जॉर्ब करना। किससे एब्जॉर्ब करना? कोल्डर रीजन में जो भी सब्सटेंसेस है, मतलब उस चेंबर के अंदर जो भी सब्सटेंस है उससे, है ना? वेजिटेबल, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक, उससे हीट लेके आना। उससे हीट वो लेके कब आएगा? जब रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम है, तब जाके नेचुरली हीट फ्लो होगा। कहाँ से? कहाँ? सब्सटेंस से, मतलब चेंबर से
रेफ्रिजरेंट। तो पहला काम तुम्हारा ये बनता है कि जब तुम इस रेफ्रिजरेंट को अंदर भेज रहे थे तो यू हैव टू मेक श्योर, क्या मेक श्योर, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ये बहुत कम है, मतलब कोल्ड है ना। अब वो कोल्ड करोगे कैसे? इमेजिन मैंने रेफ्रिजरेंट को आइसोलेट कर दिया, मतलब मैं सराउंडिंग के साथ उसको इंटरेक्ट करने नहीं दे रहा हूँ, तो हीट ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। और अब मैं रेफ्रिजरेंट को अलाउ करता हूँ एक्सपांड होने के लिए। क्या होने के लिए? एक्सपांड। एक्सपांड होना मतलब वर्क डन होना। यस, वर्क डन होना मतलब एनर्जी यूज होना। अब रेफ्रिजरेंट को बाहर से तो एनर्जी मिला नहीं, तो उसने एक्सपांशन किया कैसे? कैसे किया? खुद का एनर्जी यूज किया। खुद का एनर्जी यूज होता है तो फिर इंटर एनर्जी कम होता है। इंटर एनर्जी कम होता है तो कूलिंग होता है। क्या होता है? मतलब तुमने पहले रेफ्रिजरेंट को एक्सपांड होने दिया विदाउट टेकिंग द हीट फ्रॉम आउटसाइड। व्हेन यू डू नॉट अलाउ द सिस्टम टू टेक हीट फ्रॉम आउटसाइड को क्या बोलते हो? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक एक्सपांशन। Look, the fluid passes through a wall. कौन सा वॉल? याद है कि वो एक एक्सपांशन वॉल था वहां पे? मैं याद को दिखा देता हूँ, ये एक्सपांशन वॉल था। तो फ्लूइड को तुमने एक्सपांशन वॉल से पास किया, तो द फ्लूइड पासेस थ्रू वॉल एंड एक्सपांड इनटू लो प्रेशर रीजन। लो प्रेशर रीजन मतलब कहाँ? अंदर, इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, राइट। और द फ्लूइड टर्न्स इनटू अ गैस एंड कूल्स डाउन। क्योंकि एक्सपांड होना मतलब इवापोरेशन होना। अभी बोला था मैंने, एक्सपांड होना मतलब प्रेशर कम होना, प्रेशर कम होना मतलब लिक्विड का गैस में जाना। और ये जो रेफ्रिजरेंट है ये खुद का ही एनर्जी यूज करके एक्सपांड हो रहा है, तो गैस में तो कन्वर्ट हो गया और साथ साथ में खुद का एनर्जी भी यूज हो गया, तो टेम्परेचर क्या हो गया? कम। तो गैस क्या है? कूल है। अब ये कूल गैस कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? रेफ्रिजरेटर के अंदर। रेफ्रिजरेटर के अंदर गया। रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट। लोअर प्रेशर था और कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट। अब ये जो कूल गैस है, मतलब रेफ्रिजरेंट है, ये कूल गैस है, ये अंदर गया और अंदर क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है और अंदर गया, हीट लेके आया। किससे लेके आया? सराउंडिंग के सब्सटेंस से। और प्रेशर क्या था? कांस्टेंट। प्रेशर क्या था? प्रेशर कांस्टेंट। तो कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक। कौन सा प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस? वेरी गुड। कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक। सही है। प्रेशर कांस्टेंट है, रेफ्रिजरेंट हीट ले रहा है, तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? चार्ल्स लॉ। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये आइसोबारिक एक्सपांशन है ना? बराबर, करेक्ट। तो द कूल गैस इज इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद द इनर कंपार्टमेंट ऑफ द फ्रिज। फिर उसने क्या किया? हीट नाउ फ्लोज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इनसाइड द फ्रिज टू द रेफ्रिजरेंट, सिंस द रेफ्रिजरेंट इज एट लोअर टेम्परेचर। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑल्सो increases, मतलब एक्सपांशन हो रहा है, बट एट कांस्टेंट प्रेशर। हेंस दिस प्रोसेस इज आइसोबारिक एक्सपांशन। ये प्रोसेस क्या है? आइसोबारिक एक्सपांशन है। गुड, पक्का, श्योर हो गया। तो ये अंदर गया, उसने हीट लिया, हीट लिया, अब कहाँ आएगा? बाहर आएगा। अब बाहर आएगा, अंदर गैस था, अंदर गैस था ना, ये ऑपरेशन हो गया, अंदर गैस था, बाहर आके क्या बनना है इसने? लिक्विड। लिक्विड कैसे बनेगा? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर कैसे इंक्रीज करते हो? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का डिस्टेंस कम करते हो। बाहर जैसे आया, कंप्रेसर बैठा था, तुमने नोटिस किया होगा, तुमने नोटिस करना चाहिए। ये देखो कंप्रेसर, जैसे ये गैस बाहर आया, कंप्रेसर ने सडनली 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 कंप्रेस कर दिया। सडन मतलब एडियाबैटिक, और कंप्रेशन होना मतलब प्रेशर बढ़ना, प्रेशर बढ़ना, प्रेशर इंक्रीज होना। प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? फेज चेंज। गैस किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड। किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड। किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड। तो देखो प्रोसेस नंबर 3 क्या है?
क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। द गैस इज नाउ ट्रांसफर्ड टू द कंप्रेसर एंड कंप्रेसर डज मोस्ट ऑफ द वर्क इन दिस प्रोसेस। गुड। तो कंप्रेसर के पास गया, कंप्रेसर ने गैस को क्या किया? कंप्रेस किया सडनली, मतलब एडियाबैटिकली, राइट? तो गैस किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड। और एक प्रॉब्लम था, उसको हम लोग कंप्रेस सिर्फ इसके लिए नहीं कर रहे कि उसको हमको वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। दैट इज नॉट द रियल रीजन। थोड़ा लॉजिकली सोचो, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम है, राइट? तो जब रेफ्रिजरेंट अंदर गया तो कंडीशन क्या था कि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से भी कम चाहिए, तब जाके हीट वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसलिए हमने उसको पहले कूल डाउन होने दिया। अब जब वो बाहर आया, बाहर आया, बाहर का टेम्परेचर तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम है। तो रेफ्रिजरेंट को बाहर आके हीट रिजेक्ट करना था, हीट क्या करना था, लेकिन बाहर का टेम्परेचर तो ज़्यादा है, तो रिजेक्ट करने के जगह पे क्या करके आ जाएगा? एब्जॉर्ब। इसके लिए सडनली कंप्रेस किया एडियाबैटिकली, क्योंकि कंप्रेस कर रहे हो तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है और एडियाबैटिक है, तो जो तुमने वर्क किया वो हीट में कन्वर्ट होगा, और वो हीट किसके पास रह गया? रेफ्रिजरेंट। दो काम हो गए, गैस का कन्वर्जन किस में हो गया? लिक्विड में। और वो जो वर्क डन हुआ उसने इतना ही जनरेट कर दिया कि अब रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है। अब बताओ हीट कहाँ से कहाँ जाएगा? रेफ्रिजरेंट से सराउंडिंग, तो हीट रिजेक्शन होगा ना, तो हीट रिजेक्शन होगा। इसके लिए ऐसा करते हैं। सो द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, हीटिंग इट अप एंड टर्निंग इट बैक टू लिक्विड, टर्निंग इट बैक टू लिक्विड। हो गया लास्ट स्ट्रोक, लास्ट स्ट्रोक। अब ऐसा है, बाहर भी टेम्परेचर और प्रेशर, बाहर प्रेशर क्या था? कांस्टेंट। प्रेशर क्या था? प्रेशर कांस्टेंट था। तो बाहर भी प्रोसेस क्या होगा? आइसोबारिक। अब लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा किसका है? रेफ्रिजरेंट का। तो रेफ्रिजरेंट लूज कर रहा है हीट, किसको लूज कर रहा है? सराउंडिंग को। तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम। टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम भी कम होगा। वॉल्यूम कम होना एक्सपांशन होता है कि कंप्रेशन होता है? कंप्रेशन, आइसोबारिक कंप्रेशन। The hot liquid passes through the part of cooling tube which is exposed to the atmosphere and transfers heat to the atmosphere. Clear now तक? As the temperature decreases, volume also decreases, but this time at constant pressure again. तो ये क्या है? Isobaric compression. सही है? Correct? Good. Then overall तुम देखोगे तो working of a refrigerator is also a four-stroke process. तो मुझे बताओ कौन से चार स्ट्रोक्स? अब याद रखने का तरीका है, देखो कैसे याद रखते हैं। एडियाबैटिक आइसोबारिक, एडियाबैटिक आइसोबारिक, एडियाबैटिक आइसोबारिक, एडियाबैटिक आइसोबारिक, बराबर। एडियाबैटिक आइसोबारिक, एडियाबैटिक आइसोबारिक अल्टरनेट। उसके बाद जो पहले दो होते हैं वो एक्सपांशन होते हैं, और जो दो होते हैं आखिरी के वो कंप्रेशन होते हैं। एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोबारिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोबारिक कंप्रेशन। स्टेप नंबर 1, एडियाबैटिक एक्सपांशन। इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? इसमें रेफ्रिजरेंट पास हुआ वॉल से, और क्या हुआ? एक्सपांड, और कूलिंग हुआ, और एक कूल गैस कहाँ गया? अंदर। और अंदर जाके उसने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सट्रैक्ट किया। हीट एक्सट्रैक्ट किया तो टेम्परेचर बढ़ा, तो एक्सपांशन हुआ। तो अगला स्टेप क्या आएगा? आइसोबारिक एक्सपांशन। रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इनसाइड, टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर ये बाहर आया, बाहर आया तो सडनली क्या हुआ? कंप्रेशन, सडन कंप्रेशन, मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन। मतलब रेफ्रिजरेंट वापस से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में, एंड उसका हीटिंग भी हुआ है। रेफ्रिजरेंट पासेस थ्रू कंप्रेसर एंड इज कंप्रेस्ड एंड इज हीटेड। इसके बाद ये हीटेड लिक्विड सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट करेगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे। तो आइसोबारिक कंप्रेशन, राइट? रेफ्रिजरेंट इज इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का। अब जैसे तुमने थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन डिफाइन किया था, मतलब तुमको जब हीट इंजन को कंपेयर करना होता है तो तुम इफिशियंसी कंपेयर करते हो, वैसे जब तुमको रेफ्रिजरेटर को कंपेयर करना होता है तो तुम एक नया पैरामीटर डिफाइन करते हो जिसको बोलते हो परफॉर्मेंस
फैक्टर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर या फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. So to compare two refrigerators, you use a parameter which is called as coefficient of performance या फिर performance factor. इसको K factor भी बोलते हैं. अभी होता क्या है? It is a ratio of heat extracted. कितना heat extract किया था तुमने? QC. From the cold region to the work done on the refrigerant. तो QC अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करने में कितना वर्क हुआ, QC अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करने में कितना वर्क हुआ, उसको तुम बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर के फैक्टर. व्हाट इज के फैक्टर? रेशियो ऑफ QC अपॉन अपॉन W, राइट. और यहाँ पे भी इक्वेशन वही है, क्या है? QC प्लस W इक्वल्स टू QH. तो व्हाट इज W फ्रॉम हियर? QH माइनस QC. QH माइनस QC. तो यहाँ लिख दिया मैंने QC इक्वल्स टू QH माइनस QC. सही है. नोट्स चेक करो क्या लिखा है. QC माइनस QH. यहाँ पे उल्टा है अपना, लिखा है ना. कहाँ गड़बड़ हो गई? नथिंग इज रॉन्ग. मैंने इसलिए आपको बेसिक्स इतना डिटेल में बताया था. अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द सराउंडिंग, तो पॉजिटिव हीट होता है. और अगर हीट रिजेक्ट हो रहा है तो वो नेगेटिव होता है, राइट. हीट एब्जॉर्ब कोल्ड रीजन से हुआ तो QC क्या आएगा? पॉजिटिव. और हीट रिजेक्ट हॉट रीजन से हुआ तो QH क्या आएगा? नेगेटिव. अब देखो बराबर है. बराबर है ना. हाँ. तो वो कन्वेंशन यूज करोगे तो बराबर है. यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर श्योर. गुड गुड. ओके. तो अभी एयर कंडीशनर्स का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. इतना रिवाइज करके आना कंपलसरी है.